गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेज में। तो बच्चों, कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो दे ब्रोगली साहब की परिकल्पना चल रही थी। तो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपकी क्लास 30 मिनट की हो पाई थी, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे 45 मिनट की हो जाए। तो हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, दे ब्रोगली की परिकल्पना। उसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ, क्योंकि मैंने 2-4 शब्द आपको कल बताए थे, उनको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेंगे। तो देखो, हमारा टॉपिक क्या है, दे ब्रोगली की परिकल्पना, कंसेप्ट ऑफ दे ब्रोगली, कंसेप्ट दे ब्रोगली की परिकल्पना। ये दे ब्रोगली साहब थे, वो कहाँ के थे, फ्रांस के। परिकल्पना इन्होंने ये दी थी 1924 में। कब दी थी, 1924 में। लेकिन आपको ये डेट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डेट कंपटीशन एग्जाम में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, लेकिन सामान्यतः इन डेटों को कोई नहीं पूछता है। तो ये दे ब्रोगली साहब ने अपनी परिकल्पना दी थी, वो दी थी कब, 1924 में। और ये फ्रांस के थे, एक भौतिकविद थे। और इन्होंने बताया कि इन्होंने कहा था कि जब प्रकाश एक द्रव्य है, प्रकाश एक फोटोन के रूप में उसको कण माना था। कण क्या है, फोटोन। मैंने आपको बताया था कि फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान शून्य होता है। फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान शून्य होता है, लेकिन गतिशील अवस्था में उसका कुछ द्रव्यमान होता है। जब उसका कुछ द्रव्यमान होगा तो वो कण हो गया, वो व्यवहार उसका कण हो गया कि नहीं हो गया, तो आप उसको द्रव्य कह सकते हो। जब फोटोन द्रव्य की भांति व्यवहार कर रहा है और उसके साथ एक तरंग और चल रही है, अर्थात उसे एक तरंग संबद्ध है। यही कारण है प्रकाश की द्वैत प्रकृति है। आपने प्रकाश के बारे में 2 सिद्धांत पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। पहला सिद्धांत क्या है, तरंग सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या है, फोटोन सिद्धांत। अर्थात प्रकाश द्वैत प्रकृति है, प्रकाश की है या नहीं है। प्रकाश का डुअल नेचर है, उसका 2 तरह का व्यवहार है, एक तो तरंग व्यवहार भी है, एक फोटोन। फोटोन एजी कहा जाए कि कण। फोटोन को क्या कहा जाए, क्योंकि जब गतिशील अवस्था में उसका द्रव्यमान है तो उसको कण की भांति व्यवहार कर रहा है, तो हम यहाँ उसको द्रव्य कह सकते हैं, कण कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, जब फोटोन गति कर रहा है, दे ब्रोगली साहब ने सोचा, उन्होंने कहा कि जब फोटोन गति कर रहा है, जब उसको कण मान लो एक प्रकार से, तो ये कण गति कर रहा है तो उसके साथ एक तरंग और चल रही है, क्योंकि प्रकाश का डुअल नेचर है, द्वैत प्रकृति है। क्योंकि कहीं तो वह तरंग प्रकृति प्रतिष्ठित करता है, कहीं फोटोन प्रकृति। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रकाश के दोनों, मतलब तरंग उस फोटोन के साथ ही साथ चलती हो, तो कहीं तो तरंग प्रेक्षित हो जाती है, कहीं फोटोन प्रेक्षित हो जाता है। तो जब वो फोटोन को कण मान लिया, तो हो सकता है इस प्रकृति जितनी भी वस्तुएं हैं, प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं, यदि वो गति करें तो उनके साथ भी एक तरंग चलनी चाहिए कि नहीं। तो ये किसने सोचा, दे ब्रोगली साहब ने। जब फोटोन एक कण है, पदार्थ मान लो उसको, कण क्यों, द्रव्य, तो जब वो गति कर रहा है तो उसके साथ एक तरंग चल रही है। इसका मतलब प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं, यदि वो गति करें तो उनके साथ भी एक तरंग संबंधित होनी चाहिए। ये किसने कहा था, दे ब्रोगली साहब ने। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं। अब इसका मतलब क्या हो गया कि प्रकृति में जितनी वस्तु होंगी, यदि वो गति करेंगे तो उनके साथ एक तरंग संबंध होगी। और इसको आप प्रॉपर रूप से कैसे कहोगे, दे ब्रोगली की परिकल्पना के अनुसार प्रत्येक गतिशील वस्तु के साथ या प्रत्येक गतिशील वस्तु से एक तरंग संबद्ध होती है। क्या होती है, एक तरंग संबद्ध होती है, जिसको हम दे ब्रोगली तरंग कहते हैं। दे ब्रोगली तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि दे ब्रोगली साहब ने दिया था, और उसकी जो तरंग दैर्ध्य होगी उसको हम क्या कहेंगे, दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। क्या कहेंगे, उसकी जो तरंग दैर्ध्य को क्या कहेंगे हम, दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे माना कि किसी तल पर फोटोन आपतित हो रहे हैं। क्या आपतित हो रहे हैं, फोटोन, और इसके साथ क्या चल रही है, एक तरंग। क्योंकि प्रकाश का द्वैत प्रकृति है या नहीं है, अरे डुअल नेचर है, कहीं फोटोन है तो कहीं तरंग है। तो इसका मतलब इन्होंने कहा कि फोटोन के साथ ही तरंग चल रही है। और जब फोटोन गतिशील अवस्था में, ब्राह्म द्रव्यमान इसका शून्य हो गया, गतिशील अवस्था में इसका कुछ द्रव्यमान हो गया, तो एक कण की भांति व्यवहार कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कण है, ध्यान रखना। तो कण की भांति व्यवहार कर रहा है, जब इसका द्रव्यमान हो गया तो इसको हम द्रव्य कह देंगे। क्या कह देंगे, द्रव्य। और द्रव्य वस्तु या पदार्थ को कहते हैं। तो इस प्रकृति में जितनी वस्तु या पदार्थ हैं, यदि वो गति करें, क्योंकि फोटोन भी गति कर रहा है और वो भी गति करें, तो उनके साथ भी एक ऐसी तरंग चलनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये कल्पना किसने की थी, दे ब्रोगली साहब ने। किसने की थी, दे ब्रोगली साहब ने। तो उन्होंने अपना सिद्धांत दे दिया कि इस प्रकृति में उपस्थित जितनी भी वस्तुएं हैं, जिसको यहाँ मैं द्रव्य शब्द यूज करूँगा, तो प्रत्येक द्रव्य, और द्रव्य कैसा होना चाहिए, गतिशील अवस्था में। तो प्रत्येक गतिशील द्रव्य से एक तरंग संबद्ध होती है, एक
तरंग संबद्ध होती है जिसे हम दे ब्रोगली तरंग, तो उसकी तरंग दैर्ध्य को दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि नहीं, परिभाषा बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इसके संवेग की। किसकी, संवेग देख लेते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको संवेग का फॉर्मूला क्रिएट करके दिखाया था, एक बार फिर से मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो देखो संवेग कैसे ज्ञात करेंगे, और संवेग की सहायता से हम कहाँ तक पहुँचेंगे, दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य तक। पहले संवेग ज्ञात करते हैं, फिर उसकी सहायता से हम कहाँ पहुँच जाएंगे, दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना सीख लेंगे। तो देखो मैंने आपको 2 समीकरण पढ़ाए थे आइंस्टीन साहब के, E = mc स्क्वायर। हाँ, एक बच्चे ने कहा था कि P = mb होता है, कमेंट्स मैंने पढ़ा था तो P = mb होता है, जबकि मैंने इससे पहले लिखा था P = mc, ये लिखा था। तो इसमें क्या अंतर है, अभी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बच्चे ने कमेंट्स में पूछा था, उसका कमेंट्स भी क्लियर हो जाएगा। तो E = कितना हो जाएगा, एक देखो, एक तो E = mc स्क्वायर होता है, एक E = होता है h न्यू, होता है कि नहीं होता है। ये दोनों समीकरण किसके हैं, आइंस्टीन साहब के। तो इन दोनों समीकरणों से हम आप क्या ज्ञात कर सकते हो, E = h, देखो न्यू क्या होता है, c/λ होता है, तो चूंकि न्यू आवृत्ति इक्वल क्या होती है, c/λ, जहाँ c क्या है प्रकाश का वेग और लैम्डा क्या है जो तरंग है उसकी तरंग दैर्ध्य। अब ये दोनों समीकरण देखो, शकल देखो इनकी, दोनों समीकरणों की शकल देखो, समीकरण 1 व 2 E के बराबर में दोनों, तो इन दोनों को कैसा रख दो, बराबर रख दो। समीकरण 1 व 2 से mc स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, hc/λ। इन दोनों को क्या कर दिया हमने, बराबर रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो एक सी से सी गया तो क्या बचा, mc इक्वल h/λ। हाँ, तो उस बच्चे ने कहा था सर आपने इसको संवेग क्यों कहा है, क्योंकि संवेग तो mb होता है, क्यों आप हमेशा से पढ़ते आए हो, आप हमेशा से पढ़ते आए हो, तो इतना रट्टा लगाना भी सही नहीं है। नहीं, रट्टा थोड़ा लगाया जाता है, कुछ चीज़ों का रट्टा भी लगाया जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। अब यहाँ c क्या है, प्रकाश का वेग है। संवेग का मतलब क्या है, द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग का मतलब क्या है, द्रव्यमान इंटू वेग। अब वेग को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सामान्यतः हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब प्रकाश का वेग की बात आती है तो हाँ उसको c से व्यक्त करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ प्रकाश का वेग है, ये c क्या है, प्रकाश का वेग, तो v को ही हमने किसे व्यक्त कर दिया है, c से व्यक्त कर दिया है। तो अंतर क्या आया, P = mb को या P = mc को कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो। तो एक ही बात है, P = mc और P = mb। अंतर इतना, हमने वेग को c से व्यक्त कर दिया यहाँ, क्योंकि प्रकाश का वेग है उसको सामान्यतः हम c से व्यक्त करते हैं। और ये v है, ये किसी द्रव्य कण का वेग है। किसका है, कोई कण होगा, कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, उसका वेग क्या है, सामान्यतः हम उसको v से व्यक्त करते हैं। और जब प्रकाश के वेग की बात आ जाती है तो हम c लेते हैं, वेग के लिए क्या उपयोग करते हैं, c का उपयोग करते हैं। तो यहाँ ये क्या बन गया, P बन गया, संवेग बन गया कि नहीं, P = h/λ, क्योंकि यहाँ क्या है, चूंकि P = mc। हुआ कि नहीं होगा। अब इसके बाद में देखो लैम्डा को इधर ले जाओ, P को नीचे ले जाओ, तो लैम्डा इक्वल क्या आ जाएगा, h/p। होगा कि नहीं होगा। या आप यहाँ इसको P मत रखो, बाद में रख लेना, क्योंकि यहाँ P के बाद में फिर मान रखोगे P का, तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट लैम्डा को इधर ले जाओ, h/mc। अब ये तो समीकरण किसके लिए आया है, ये तरंगदैर्ध्य प्रकाश की, वेग किसका है, प्रकाश का है या नहीं है। अब यहाँ इन्होंने कहा था कि वो जो सिद्धांत लागू हो रहा था किस पर हो रहा था, फोटोन और तरंग पर। फोटोन और तरंग एक दूसरे से कैसे थे, संबद्ध थे, रिलेटेड थे, इसलिए कुछ घटनाओं में प्रकाश तरंग प्रकृति प्रदर्शित करता है और कुछ घटनाओं में फोटोन प्रकृति प्रदर्शित करता है। अब ये तो हमने केवल उसके लिए ज्ञात कर लिया प्रकाश की, ये तो तरंगदैर्ध्य आ गई, और ये प्लांक ने तय किया, ये द्रव्यमान है, और द्रव्यमान किसका है, फोटोन का द्रव्यमान। और कौन सा द्रव्यमान होगा, फोटोन का ध्यान रखना, गतिशील अवस्था में द्रव्यमान होता है, ना कि ब्रह्म अवस्था में तो शून्य होगा। और सी क्या है, प्रकाश का वेग। अगर यहाँ कोई द्रव्य कण ले लें, क्या ले लें, द्रव्य कण कोई वस्तु ले लें, तो यहाँ सी को किस में कन्वर्ट कर दूंगा मैं, वी में। तो उस बच्चे ने कहा था उस P = mc, P = mv। तो ये दोनों डाउट समझ में आ गए कि नहीं। अब यहाँ कोई द्रव्य कण होगा तो वी ले लेंगे, अरे कोई वस्तु होगी उसका वेग क्या ले लेंगे, वी ले लेंगे, और प्रकाश का वेग क्या लेंगे, सी लेंगे।
तो अब दे ब्रॉगली साहब की परिकल्पना पर आ जाते हैं। ये तो किसकी कहानी थी? आइंस्टीन साहब की। आइंस्टीन साहब ने यहाँ तक कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा अंतर कर दिया दे ब्रॉगली साहब ने। इन्होंने क्या कर दिया कि सी की जगह क्या कर दिया, वी, द्रव्य कण के लिए। किसके लिए? द्रव्य कण के लिए लैम्डा इक्वल क्या हो जाएगा, H/m/v। होगा कि नहीं होगा? थोड़ा सा अंतर, ये कल्पना किसकी हो गई, दे ब्रॉगली साहब की, क्योंकि लैम्डा इक्वल क्या हो जाएगा, H/m/v। हाँ, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, जल्दी बताओ। जहाँ प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, 6.6। मैंने 2 लिखाया था, 2 या 3 कर लो, कुछ भी कर लो। 3 × 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। ये किसका मान है, H का। H इक्वल होता है प्लांक नियतांक। इसका ढंग से याद कर लेना, इसको रट्टा लगा लेना। कुछ चीज़ रट्टा लगाने वाली ये होती है, जैसे नियतांक का मान, हर चीज़ रट्टा नहीं लगाई जाती, नियतांक हमेशा रट्टा लगाए जाते हैं। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ दे ब्रॉगली साहब ने थोड़ा सा अंतर किया है। अंतर क्या है? ये तो आइंस्टीन साहब की कहानी थी और ये कहानी किसकी है, दे ब्रॉगली साहब की। तो इन्होंने, आइंस्टीन साहब ने क्या किया था, यहाँ ये प्रकाश तरंग की बात चल रही है। ये तरंग दैर्ध्य किसकी है, प्रकाश की। और ये तरंग दैर्ध्य किसकी है, पदार्थ की, किसी भी पदार्थ की, क्योंकि यहाँ वेग किसका है, किसी भी पदार्थ का। तो ये समीकरण समझ में आ गया। इसमें थोड़ा सा अंतर कर दिया है, प्रकाश की वेग की क्या कर दिया है, पदार्थ का वेग। जब प्रकाश ये नेचर प्रदर्शित कर रहा है कि फोटोन के साथ एक तरंग है, तो कोई भी पदार्थ यदि गति करता है तो उसके साथ भी तरंग होनी चाहिए। अर्थात प्रत्येक गतिशील द्रव्य से एक तरंग संबद्ध होती है, उसको हम दे ब्रॉगली तरंग कहते हैं, तथा उसकी तरंग दैर्ध्य को हम दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब आप कहोगे सर जैसे आप इस डस्टर को फेंक दो तो इसके साथ कोई तरंग संबद्ध होगी क्या? बिल्कुल रियल में तरंग संबद्ध होगी। उसको काउंट भी करके देख लेते हैं हम कि वो तरंग दैर्ध्य उसकी क्या आएगी। मैं इसको माना कि 1 किलो का मान के चल रहा हूँ, इसको है नहीं, लेकिन मान के चल रहा हूँ कि 1 किलो का, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ये 1 किलो का डस्टर है और इसको मैं 2 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंक देता हूँ। कितने वेग से? 2 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकता हूँ और इसका द्रव्यमान कितना है, 1 किलो है। तब इससे संबद्ध तरंग दैर्ध्य हम ज्ञात कर लेते हैं। कौन सी तरंग दैर्ध्य? अरे पदार्थ से संबद्ध तरंग दैर्ध्य दे ब्रॉगली साहब ने बताई थी, तो इसलिए दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। तो इस डस्टर को फेंकने पर दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य की गणना हम कर लेते हैं। या इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी करो। अब देखो, माना कि अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या आया है, लैम्डा इक्वल क्या आया है, नीचे लिख लो इसको। लैम्डा इक्वल आया है H/mv। इस डस्ट का द्रव्यमान 1 किलो है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात करते हैं। जब इसको हम फेंक देते हैं और कितने वेग से फेंकते हैं, H का मान कितना हो जाएगा? अरे प्लांक नियतांक का मान आपको याद होना चाहिए, 6.63 × 10⁻34 अपॉन द्रव्यमान। इसका हमने 1 किलो मान रखा है, और इसका आप कुछ माना कि 200 ग्राम मानोगे, 200 ग्राम होगा लगभग इसमें, तो यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ केवल 1 किलो मान लेते हैं। द्रव्यमान 1 किलो है, इसका इंटू, और इसका वेग कितना है, 2 × 2 मीटर प्रति सेकेंड, तो 2 कर दो। इसका वेग कितना है, माना कि मैंने इसको फेंका, ये गया 2 मीटर पर सेकंड के वेग से। अब इसको काउंट कर लो, लैम्डा इक्वल क्या आ जाएगा, इसमें केवल 2 का भाग ही तो देना है, इसलिए मैंने इसका 1 किलो वेग लिया था, क्योंकि कैलकुलेशन कितनी ईजी हो रही है। 2 मीटर पर सेकंड इसका वेग ले लिया, तो कितना हो गया, 3.3, यहाँ क्या आएगा, 1 कुछ आ जाएगा इंटू 10⁻34। इतना ही तो आ गया। अब एक बात बताओ, मान कितना ये मीटर में आएगा, क्योंकि लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। तरंग दैर्ध्य क्या होती है, किसी तरंग के 2 उच्चिष्टों के मध्य की दूरी होती है या नहीं होती, या किसी तरंग के 2 निम्निष्टों के मध्य की दूरी तरंग दैर्ध्य होती है, इसको लैम्डा से व्यक्त करते हैं। अब यहाँ तरंग दैर्ध्य का मान कितना आ गया, 3.31 × 10⁻34। अब यहाँ एक बात बताओ, 10⁻34 दूरी कितनी, 10⁻34। अगर इसमें भाग दें, 3.31 में भाग दें 1 पे 31 जीरो, अब सोचो मान कितना कम प्राप्त होगा। मान इतना कम प्राप्त होगा कि हमारे पास वर्तमान में इतने भौतिक संसाधन नहीं हैं जो हम इस दूरी को माप सकें।
इस तरंग दैर्ध्य की ये जो दूरी आई है हम इसको माप सकें। वर्तमान में हमारे पास ऐसे कोई भौतिक संसाधन नहीं है, लैब में कोई भी ऐसा उपकरण उपस्थित नहीं है, कहीं भी नहीं है। आप ये कहोगे नहीं सर अमेरिका एक डेवलप कंट्री है तो वहाँ भौतिक संसाधन हो इसको मापने की, ऐसा भी नहीं है। तो इसका दूरी बहुत कम है। रीजन क्या है? दूरी बहुत कम है। तरंग दैर्ध्य की लंबाई कैसी है? बहुत कम है। सूक्ष्म लंबाइयों को हम वर्नियर कैलिपर से मापते हैं और स्क्रू गेज से तार की मोटाई भी माप लेते हैं। छोटे छोटे तार होते हैं ना, पतले पतले तार, उनके भी व्यास हम ज्ञात कर लेते हैं। वो किसे ज्ञात करते हैं? स्क्रू गेज की सहायता से। वर्नियर कैलिपर से हम छोटी छोटी दूरियां भी माप लेते हैं। लेकिन इतनी छोटी दूरी मापना ये वर्नियर कैलिपर का भी काबू नहीं है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कोई भी एक दृढ़ पिंड है, एक बहुत बड़ा पिंड है, उससे हम संबद्ध जो तरंग दैर्ध्य है उसकी गणना हम नहीं कर पाएंगे। ये तो डेस्ट वाली बात है। अगर यहाँ द्रव्यमान और बढ़ जाए, जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान ले लो आप, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 5.9 इंटू 10 की पावर 24 किलो इंटू, यदि पृथ्वी कितने वेग से गति करे उसका वेग काफ़ी होगा। तो माना कि वो वेग कितना भी वेग हो उसका, माना कि 100 किलोमीटर पर आवर से गति कर रही हो तो 100 लिख लेते हैं, मान के चल रहे हैं। अब ये तो रोटेशन पढ़ना पड़ेगा उसमें ज्योग्राफी में कि इसका रोटेशन कितना है, कितना इसका वेग है। तो यहाँ हम 100 मान के चल रहे हैं। अब एक बात बता, नीचे और राशि बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? इसका द्रव्यमान और बढ़ गया। जब ये ऊपर संख्या जाएगी तो कितनी हो जाएगी? इंटू और लगा लो 10 की पावर -24, और इसका भाग दे करके आप कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ कितना हो गया? देखो माइनस में और कितनी संख्या बढ़ती जा रही है। और जब हम इसको ही माप नहीं पा रहे, 10 की पावर -34 वाली दूरी को नहीं माप पा रहे, तो 10 की पावर -24 और ऐड कर दो उसमें, ये तो और भी कम हो गई। अब इसको कैसे मापेंगे? अर्थात कहने का मतलब मेरा ये है, जितने भी बड़े बड़े दृढ़ पिंड हैं, जितने भी बड़े बड़े दृढ़ पिंड हैं उनका जिनका जितना द्रव्यमान अधिक है उनसे हम संबद्ध तरंग दैर्ध्य की हम गणना नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हो गया, अगर फोटोन भी इतना बड़ा होता तो वो तरंग प्रकृति प्रदर्शित नहीं करता। सही बात है कि नहीं? अरे वो तरंग प्रकृति प्रदर्शित कर पाता क्या? नहीं कर पाता। उसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि ये तरंग दैर्ध्य उसकी क्या होती? बहुत कम होती, जिसको हम प्रेक्षित नहीं कर पाते। भले ही वो तरंग प्रकृति प्रदर्शित करता लेकिन हम उसको प्रेक्षित नहीं कर पाते। अब फोटोन क्या है? उसका द्रव्यमान बहुत कम है, एक बहुत छोटा सूक्ष्म कण की भांति व्यवहार करता है वो। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए तो हमारा मामला सेट हो जाएगा। अरे इलेक्ट्रॉन भी बहुत अति सूक्ष्म कण है या नहीं है? अब प्रोटॉन ले लिया जाए तो हमारा मामला सेट हो जाएगा। मामला सेट होने का मतलब हम उसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर लेंगे। तो हम देखेंगे अब इलेक्ट्रॉन लेंगे, प्रोटॉन लेंगे, ड्यूट्रॉन लेंगे, अल्फा कण लेंगे, गैसों के कण लेंगे, और इन सभी को लेकर के इन सभी कणों के द्वारा जो तरंग दैर्ध्य होगी, इनसे संबद्ध तरंग दैर्ध्य होगी, हम उसकी गणना यहाँ करेंगे। और ध्यान रखना बच्चों, इसमें से हर साल एक न एक 2 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, जो मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल टाइप का कुछ डेरिवेशन कराने जा रहा हूँ। उसमें डेरिवेशन भी है और एक न्यूमेरिकल टाइप भी है। तो उन दोनों, ये 2 नंबर का हमेशा एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं, कि जब कोई एक बड़ा पिंड है, क्या है? एक बड़ा दृढ़ पिंड है, तो उसके द्वारा हम उससे संबद्ध तरंग दैर्ध्य की हम गणना नहीं कर सकते। चलो ठीक है, आपने सैद्धांतिक रूप से गणना कर ली। सैद्धांतिक का मतलब आपने क्या कर लिया? सैद्धांतिक रूप से मतलब क्या हो गया? ये हमने किसके लिए कैलकुलेट किया है? 1 किलो वजन माना था, 2 मीटर पर सेकंड का वेग माना था। तो सैद्धांतिक रूप का तो मतलब ये है कि हमने गुणा भाग करके फॉर्मूला रख लिया, मान रख लिए और हमने मान प्राप्त कर लिया। अगर इसको प्रायोगिक रूप से देखा जाए तो ये मापन संभव नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं? हम इसको किसी भी प्रकार माप नहीं सकते। और इससे हमारे पास ये निष्कर्ष आया कि जितने भी बड़े बड़े दृढ़ पिंड हैं, और उससे संबद्ध हम दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की गणना नहीं कर सकते। लेकिन हम इतना कह सकते हैं, उनसे दे ब्रोगली तरंग संबद्ध जरूर होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब एक बात बताओ, डेस्ट कितना बड़ा है? 1 किलो का ही मान लिया, इससे संबद्ध हम तरंग दैर्ध्य की गणना नहीं कर पाए, तो पृथ्वी या अन्य ग्रह की बात करें, किसी भी बड़े बड़े दृढ़ पिंडों की बात करें, उससे संबद्ध हम दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कैसे ज्ञात कर पाएंगे? अर्थात हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई। तो हम क्या ज्ञात कर पाएंगे? वो ज्ञात कर पाएंगे हम इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग दैर्ध्य, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, ड्यूट्रॉन से और किसी गैसीय कणों से। तो उनकी हम गणना कर लेते हैं। तो
इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे मैं बढ़ा देता हूँ कि जो हमें वहाँ काम आ जाएगा, उनकी गणना करने में हमारे लिए क्या होगा, सहायक होगा। इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने में हमारे लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो उसको हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा ड्राइव कर लेता हूँ मैं। देखो लैम्डा इक्वल क्या है, एच अपॉन एम वी। अब एक बात बताओ, गतिज ऊर्जा के इक्वल क्या होती है, 1/2 एम वी स्क्वायर होती है कि नहीं होती है। अरे गतिज ऊर्जा क्या होती है, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। के इक्वल क्या होता है, 1/2 एम वी स्क्वायर। अरे ये तो होती है गतिज ऊर्जा। अब एक बात बताओ, वैसे मेरा यहाँ एक मन कर रहा है कि मैं दोनों पक्षों में गुणा कर देता हूँ एम का। तुम्हारा भी कर रहा है क्या नहीं, जल्दी बताओ कमेंट्स में। नहीं कर रहा, लेकिन मेरा कर रहा है तो मैं कर देता हूँ, क्योंकि कलम इस टाइम मेरे हाथ में है या नहीं है। तो आपके हाथ में, तो आप अपनी कॉपी में एम से दोनों तरफ गुणा कर दो। तो के एम, मैं दोनों पक्षों एम से गुणा कर रहा हूँ, तो के एम इक्वल 1/2। अरे मेरी श्रद्धा बोल रही है गुणा करने की, इसलिए मैंने गुणा कर दिया। हमारा काम भी इसी से बनेगा, एम से दोनों पक्षों गुणा करने पर। तो दोनों पक्षों एम से गुणा कर दिया हमने। अब देखो मैं 2 को इधर ले आता हूँ, तो 2km। आपके पास 2 किलोमीटर, अरे किलोमीटर नहीं है, के गतिज ऊर्जा है, एम क्या है, यहाँ द्रव्यमान है। मीटर भी मत कर देना, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ, आपको याद रहेगा 2 किलोमीटर। आप ट्रिक रूप में कह सकते हो, आप इसको याद ऐसे रख लेना 2 किलोमीटर, लेकिन है नहीं, ये गतिज ऊर्जा है, के गतिज ऊर्जा, एम जहाँ क्या है, द्रव्यमान है। कि आप 2 किलोमीटर कह दो, सर ने 2 किलोमीटर पढ़ाया था, एम वी का वर्ग। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब देखो मैं स्क्वायर को इधर ले आता हूँ, तो अंडर रूट में 2 किलोमीटर, 2k जहाँ गतिज ऊर्जा है, एम जहाँ क्या है, द्रव्यमान है, इक्वल क्या हो जाएगा, एम वी। अब देखो हमारा मामला सेट हो गया कि नहीं। एम वी की जगह मैं क्या रख दूंगा, अंडर रूट में 2km। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, अरे ये भी तो प्रश्न है। अरे ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी हमें ज़रूरत ये थी कि यदि हमारे पास गतिज ऊर्जा है तो हम इसमें रख लेंगे, द्रव्यमान है तो भी हम इसमें रख लेंगे। तो हमारी कैलकुलेशन है वो बहुत इजी हो जाएगी। हम अच्छे से दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की जो गणना है वो हम कर सकते हैं। तो इसको कहाँ रख दो, एम वी की जगह इसको उठा के रख दो। तो लैम्डा इक्वल क्या हो जाएगा, एच अपॉन अंडर रूट में 2 किलोमीटर। आप ऐसे याद रखना 2 किलोमीटर, इसको कहीं कहने में लग जाना कि 2 किलोमीटर सर ने बताया था। अरे यहाँ के गतिज ऊर्जा एम द्रव्यमान, कई बार कह चुका हूँ। तो लैम्डा इक्वल क्या होता है, एच अपॉन अंडर रूट 2km। ये फॉर्मूला आपको याद करना है डायरेक्ट। तो इसको अभी याद कर लो, रट्टा लगा लो याद नहीं हो तो। अरे कुछ इंतजाम तो करने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें याद होती हैं, वो याद नहीं होती हैं तो फिर उसका रट्टा लगाया जाता है, क्योंकि नंबर हमें 100 का मतलब 100। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी फटाफट लो। अब देखो हम इसकी सहायता से जितने भी छोटे छोटे कण हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन है, अल्फा कण है, उनसे संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर लेते हैं। अब एक बात बताओ, माना कि हमने छोटे छोटे कण को गतिशील अवस्था में लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, गतिशील अवस्था में लेके आएंगे, तो उसको त्वरित करना पड़ेगा। तो हम कोई ना कोई तो युक्ति लगाएंगे, और युक्ति क्या लगाएंगे, विभवांतर आरोपित करेंगे। क्या करेंगे, माना कि हमने वही विभवांतर आरोपित किया। अरे इलेक्ट्रॉन को कैसे त्वरित कर सकते हैं, बैटरी लगा दो, विभवांतर लगा दो, जो अपने आप चक्कर लगाएगा उस पर्वत में, लगाएगा कि नहीं लगाएगा। विभवांतर आरोपित करने पर ही तो वो गतिशील अवस्था में आएगा, बाकी तो अपनी स्वतंत्र अवस्था में घूम ही रहा है उसमें। इलेक्ट्रॉन कब से स्वतंत्र है, जल्दी बताओ। आपको स्वतंत्र 1947 से मिली, लेकिन इलेक्ट्रॉन को कब से मिली है, पता लगा था 1897 में जे थॉमसन ने पता लगाया था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चालक के अंदर स्वतंत्र अवस्था में गति करते हैं। तो इसको स्वतंत्रता कब मिली थी, 1897 में जे थॉमसन साहब ने देखा था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं। पहले परमाणु का अविभाज्य कण माना जाता था जॉन डाल्टन के अनुसार, फिर उसके बाद में जे थॉमसन साहब ने किसी खोज की थी, इलेक्ट्रॉनों की खोज की थी, और उन्होंने बताया कि चालक के अंदर भी, चालक के अंदर का बाद की कल्पना दी थी। सबसे पहले बताया था कि परमाणु के अंदर एक छोटे छोटे कण भी हैं, इनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और फिर उसके बाद में और भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने अपने प्रतिरूप दिए थे। लेकिन इस मैटर को यहीं क्लोज करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। अब देखो, माना कि हम इलेक्ट्रॉन को वेग प्रदान करेंगे, मैं कह रहा हूँ गतिशील अवस्था में दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को हम प्रेक्षित कर पाएंगे। तो गतिशील अवस्था देने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या दिया जाएगा, विभवांतर दिया जाएगा, पर्वत में बैटरी लगाई जाएगी, इससे इलेक्ट्रॉन
परपथ में घूमेंगे। अब इसका मतलब ये हो गया कि हमें यहाँ विभवांतर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो माना कि हमने किसी कण को विभवांतर कितना दिया, विभवांतर जो दिया था v दिया, कितना विभवांतर दिया, v दिया। और जो कण है उसका द्रव्यमान m है, कण का द्रव्यमान कितना है, m है। v विभवांतर से उसको क्या किया गया है, त्वरित किया गया है। तो अब एक बात बताओ, आप तीसरे चैप्टर में पढ़ोगे, वैसे मैंने आपको नहीं पढ़ाया है लेकिन फिर यहाँ याद कर लो उसको डायरेक्ट। v इक्वल होता है W/Q, v इक्वल W/ क्या होता है, Q। और आपने कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ी होगी, कार्य ऊर्जा प्रमेय। ऊर्जा को किसमें बदला जा सकता है, कार्य में, और कार्य को किसमें बदला जा सकता है, ऊर्जा में। इसका मतलब कार्य इक्वल ऊर्जा। आपने किसी वस्तु पर कार्य किया या कोई कार्य किया, उसको आप किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, संग्रहित कर सकते हो उसको। यदि आपके पास ऊर्जा है तो उससे आप कार्य कर सकते हो। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ ऊर्जा है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ ना अपनी उस ऊर्जा से। और या फिर किसी ऊर्जा को भी कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है, कार्य को ऊर्जा परिवर्तित किया जा सकता है। ये कार्य ऊर्जा प्रमेय थी। तो यहाँ कार्य क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा ही क्या है, कार्य। तो W की जगह मैं यहाँ ऊर्जा लिख रहा हूँ। ऊर्जा कौन सी, गति ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो मैं यहाँ K से व्यक्त कर देता हूँ, V इक्वल K/Q। क्यों, W इक्वल K, कार्य ऊर्जा प्रमेय से। कहाँ से, कार्य ऊर्जा प्रमेय से। तो यहाँ से एक बात बताओ बच्चों, K इक्वल क्या आ गया, QV आएगा कि नहीं आएगा। तो जब K इक्वल QV आ गया तो यहाँ आप क्या रख दो, K की जगह QV। इतने का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये मामला पता रहे कि K की जगह मैंने QV कहाँ से रखा है। क्योंकि मैं रखने जा रहा हूँ, इसको मिटाने के बाद यहाँ K इक्वल QV रखूँगा। तो ये सारा मैटर, K का मान QV कहाँ से आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, मैं K इक्वल QV रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ, K इक्वल QV। लेमडा इक्वल H/√2QVM। ये फॉर्मूला समझ में आ गया। मैंने K की जगह क्या रखा है, चूंकि K इक्वल QV, अरे मैंने अभी ज्ञात किया है, तो K इक्वल क्या रख सकते हैं हम, यहाँ QV रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। अब देखो अब हम बात करें स्पेशल, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, इन चारों के बारे में आपको दिया हुआ है। और गैस के अणुओं के बारे में, उनसे संबद्ध हम दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करेंगे। और इसमें से हर साल इसको ढंग से पढ़ना है, 2 नंबर का क्वेश्चन आप जरूर आता है, हर साल आता है। एक साल मिस हो जाए वो एक अलग बात है, मतलब हर साल इसमें न्यूमेरिकल टाइप के हैं। और तो इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, वो इसी में से पूछे जाएंगे। फिक्स है ये 13वें चैप्टर का न्यूमेरिकल फिक्स है ये, कि इसी में से ऐसे ही पूछे जाते हैं। एक आध साल वो मिस हो जाए वो एक अलग बात है। मोस्टली 90% न्यूमेरिकल इसी से संबंधित पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। देखो इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए आपको पता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, चूंकि ME हमें जरूरत किसकी है, M की जरूरत है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ME इक्वल होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ये किसका द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का, है या नहीं है। अब देखो हमें V की जरूरत पड़ेगी, लेकिन V हमें न्यूमेरिकल में दिया होगा कि कितने विभवांतर से हमने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, त्वरित किया है। 5 वोल्ट लगाया है या 10 वोल्ट लगाया है, बैटरी कितनी बड़ी लगा दी, कितने वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो ये मान हमें दिया होगा। तो हम यहाँ इसका मान कुछ नहीं रख सकते, रख सकते हैं क्या, हाँ इसका मान रख सकते हैं, Q का मान। Q क्या है, आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता है कि नहीं पता है, कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो यहाँ आप क्या रखोगे, QE, इलेक्ट्रॉन पर आवेश इक्वल कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब देखो और कौन सी राशि पता है आपको, प्लांक नियतांक आपको पता ही है। अब यहाँ सारे मानों को इसमें पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, लेमडा। हम यहाँ लेमडा कौन सी तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। तो इसका मतलब लेमडा E कर देता हूँ मैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। अब इसके बाद में लेमडा E इक्वल कितना हो जाएगा, H/, H का मान ही रख लो,
फॉर्मूला आपके पास है ही, तो इसमें सभी के क्या रख दो, मान रख दो। तो मान रखोगे तो एच का मान कितना हो जाएगा 6.62 या 3 कर लो इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। ये तो प्लांक नियतांक का मान हो गया, अपॉन अंडर रूट में क्या है 2 इंटू क्यू का मान कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू वी कितना है, वी पता नहीं है, वी आप जितना विभवांतर लगाओगे, जितने वोल्ट की बैटरी लगाओगे उस पर निर्भर करेगा। अब यहाँ एम क्या है आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻31, तो इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31। अब इसको कैलकुलेट करो, जल्दी करो फटाफट, कितना आ गया बताओ, लेमडा ई दिख रहा है कि नहीं, देखो लेमडा ई कितना आ रहा है 12.27 अपॉन अंडर वी। आपको सर बहुत जल्दी कैलकुलेट किया आपने, अरे मुझे तो रट्टा लगाया इसलिए, और कुछ चीज़ें रट्टा लगानी भी पड़ती हैं, लगानी पड़ती हैं कि नहीं, तो हर चीज़ ये आपको रट्टा लगानी, क्योंकि डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा आपका। न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से आएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसको इतने वोल्ट से त्वरित किया जाता है, तो उसे संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे, इतना सारा मामला करोगे, अरे डायरेक्ट रट्टा लगा लो, पता है कि इलेक्ट्रॉन से लेमडा ई का फॉर्मूला क्या है 12.27 अपॉन अंडर वी का मान रखना है, तुरंत आंसर है, वी का मान रखो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो कुछ चीज़ याद भी करनी पड़ेंगी, और आप फिलहाल कैलकुलेट करना चाहें तो करते रहो। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो फटाफट। तो हमारा मान कितना आ गया 12.27 अपॉन अंडर वी, लेमडा ई का मान, लेमडा ई का मतलब इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसकी, ये तो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन ले लेते हैं, प्रोटॉन के बारे में फिर ड्यूट्रॉन ले लेंगे, क्रम वाइज हम सभी का अध्ययन कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट आप। अब मैं इस फॉर्मूले को मिटाने वाला हूँ, सभी मैटर को मिटा देता हूँ, इसको सबसे ऊपर लिख लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लेमडा इक्वल एच अपॉन अंडर रूट में 2QVM, एच ज़्यादा ऊपर हो गई क्या, डिवाइडर लाइन को थोड़ा नीचे कर लो। तो लेमडा इक्वल क्या है एच अपॉन अंडर रूट में 2QVM। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। तो प्रोटॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, प्रोटॉन से संबद्ध का मतलब रिलेटेड, उससे प्रोटॉन से संबद्ध मतलब उसके संगत कंजिस्ट। तो प्रोटॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लेमडा वहाँ ई से व्यक्त किया था, लेकिन प्रोटॉन से संबंधित ज्ञात कर रहे हैं तो लेमडा पी कर लो इसको यहाँ, तो लेमडा पी। तो आज उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से क्लास समझ में आ रही होगी। अब लेमडा पी इक्वल क्या हो जाएगा एच अपॉन, एच का मान डायरेक्ट मान रखो आप, तो एच का मान कितना होता है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। साथ ही साथ मात्रक याद करते जाए, कंपटीशन में मात्रक पूछे जाते हैं, जब आप कंपटीशन में बैठोगे तो प्लांक नियतांक का मात्रक क्या है, निम्न से प्लांक नियतांक का मात्रक क्या है, तो उनको अभी से रट्टा लगा के चलो, इसका मान इंटू जूल इंटू सेकेंड। अब इसके नीचे क्या आएगा अंडर रूट में 2 इंटू, अरे आवेश कितना होता है प्रोटॉन पे, आवेश कितना होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना कितना होता, किस पर होता है प्रोटॉन पे होता है, तो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू, अब वी तो हमें पता नहीं है कितने वोल्ट की बैटरी लगा, लेकिन द्रव्यमान आपको जरूर पता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है MP, आपको ऊपर लिखना चाहिए था, वैसे आप भूल जाओगे। MP इक्वल कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलो, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलो। हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, कंपटीशन एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि इनके क्रम का, कि द्रव्यमान का क्रम क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का क्रम क्या है, तो उसका क्रम कैसे लगाते हैं बताओ। आप कहोगे सर प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27, इसका भी कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27,
इसका कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31। अब आप कहोगे सर ये दोनों बराबर हो गए और ये कम हो गया, आप ये तो कहोगे। ये ध्यान रखना न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा सा अधिक होता है। यहाँ आएगा 1.672, यहाँ आएगा 1.673, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है, न्यूट्रॉन का, उससे कम किसका है, प्रोटॉन का। तो इन दोनों को बराबर मत कर देना, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो दोनों को बराबर रख लेते हैं, क्योंकि आगे की संख्या नहीं लेते। बिल्कुल परशुद्धता से देखा जाए, बिल्कुल एग्जिट देखा जाए, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा सा प्रोटॉन से अधिक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। अब इनके द्रव्यमान के पदों में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, एम ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन एम ऑफ प्रोटॉन और एम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से आपको क्रम लगाना है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इनको क्रम चेंज कर करके आप कन्फ्यूज हो जाओगे। आप तो इसको टिक करके आओगे कि नहीं सर ये होगा, क्योंकि हमने तो बराबर ही पढ़ा है ना। तो ध्यान रखना एकदम परिशुद्धता से देखा जाए, एकदम प्योरीफाई किया जाए तो ये है, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी। अब इसका द्रव्यमान कितना 1.67 इंटू 10⁻27 किसका द्रव्यमान हो गया ये, प्रोटॉन का। सॉल्व करो लैम्डा पी, फटाफट सॉल्व करो, क्या आएगा बताओ जल्दी। लैम्डा पी इक्वल आ जाएगा 0.286 अपॉन अंडर में वी। ये आपकी क्या आ गई, दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। यहाँ तक समझ में आ गई बच्चों। अब इसके बाद आप किसकी याद कर लो, ड्यूट्रॉन की। किसी याद कर लेते हैं, ड्यूट्रॉन की। आज ही करोगे या कल करोगे बताओ, आज कर लेते हैं। फिर इसके बाद में जो 1-2 टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर के, एक तो आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, और नेक्स्ट टॉपिक है वो डेविसन जर्मर प्रयोग। केवल 2 रह जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप ये कह सकते हैं नेक्स्ट क्लास में ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर आपका टेस्ट होगा। व्हाट्सएप पर सभी को ईमानदारी से टेस्ट देना है। आप ये कहो नहीं सर हमारे नंबर अच्छे आ जाएंगे, आप चीटिंग कर लो, टिपाई विपाई करके यहाँ इधर उधर से आप टेस्ट दे दो, तो लॉस आपका है। तो मैं आपका टेस्ट लूँगा इस चैप्टर के फिनिश होते ही। और जो भी बच्चे हैं आप ये सोचे रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे हमें, तो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलने वाले नहीं है। सभी को ऑनलाइन आना पड़ेगा, तो आना पड़ेगा। ये समझ में आ गया कि नहीं। तो लैम्डा पी मतलब प्रोटॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान कितना हो जाएगा 0.286 अपॉन अंडर वी। यहाँ अंडर वी क्या है, वी का मान, वी क्या है यहाँ विभवांतर। हमने जितने वोल्ट की बैटरी लगाई उसका मान, वोल्टता का मान, हमने उसको कितना विभवांतर आरोपित किया था। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, ड्यूट्रॉन की। और ड्यूट्रॉन क्या है बच्चों जल्दी बताओ। ड्यूट्रॉन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। आपने ड्यूट्रॉन को कहाँ पढ़ा है, केमिस्ट्री में। आप देखो इसको अगर इसके लिए स्पेशल फॉर्मूला बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे, लैम्डा पी इक्वल, इसकी जगह एच तो एच ही रहेगा, और अंडर में 2, और क्यू क्या है, क्यू तो क्यू ही रहेगा। अरे आवेश से क्यू पी कर सकते हो आप इसको, क्यू पी, क्योंकि प्रोटॉन पर आवेश, एम पी प्रोटॉन का द्रव्यमान, और वी तो फ्री वोल्ट रहेगा। आप स्पेशल इसके लिए एम पी लिख सकते हो, ऐसे स्पेशल कर लो इसको, प्रोटॉन के लिए स्पेशल हो जाएगा। या आप इसी में क्या कर दो, मान रख दो। तो ध्यान रखना यहाँ प्रोटॉन के लिए कर रहे हैं तो प्रोटॉन का द्रव्यमान, एम प्रोटॉन के लिए कर रहे हैं तो प्रोटॉन का द्रव्यमान। स्थिति के हिसाब से हमें यहाँ द्रव्यमान रखना है, स्थिति के हिसाब से हमें आवेश रखना है। हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही चलेंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, प्रोटॉन के बाद क्या आता है, ड्यूट्रॉन। तो जल्दी बताओ कमेंट्स में ड्यूट्रॉन क्या है। जब तक मैं इसको मिटा लेता हूँ, आप अपना काम करो, मैं अपना करता हूँ। जल्दी कमेंट्स करो। कुछ बच्चे तो सोच रहे हो पता नहीं सर कहाँ से पूछ लेते हैं। अरे ड्यूट्रॉन हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ड्यूट्रॉन क्या है, हाइड्रोजन का समस्थानिक। आपने हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक पढ़े, 3 पढ़े हैं। ध्यान रखना हाइड्रोजन के बहुत समस्थानिकों की खोज हो चुकी है। लेकिन आप कितने पढ़ते आए हो, 3 पढ़ते आए हो। अभी भी आप 3 ही पढ़ लो, आप ग्रेजुएशन में जाके हाइड्रोजन के बहुत से समस्थानिक पढ़ोगे। 7-8 तो मैंने भी पढ़ लिए, और उसके बाद में अभी रिसर्च जारी है, तो बहुत से समस्थानिक हैं। तो हाइड्रोजन एक तो हो जाएगा, ये समस्थानिक आपने पढ़े प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। आपके 12th क्लास में जो तरंग दैर्ध्य ज्ञात की गई है वो ड्यूटेरियम की ज्ञात की गई है। किसकी, ड्यूटेरियम की। तो हम भी यहाँ किसकी ज्ञात करेंगे, ड्यूटेरियम की, क्योंकि आपको 12th क्लास के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको 100 मार्क्स भी लेके आने हैं। अदरवाइज
विस्तृत पढ़ने के लिए आप BSc क्लास ज्वाइन कर सकते हो मेरी। और वैसे अब तो इस साल एग्ज़ाम नहीं हुए हैं तो क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि बच्चों का भी कोविड-19 की वजह से एग्ज़ाम ही लटके पड़े हैं। उनका खुद भी भविष्य पता नहीं है कि उनके एग्ज़ाम कब होंगे और कब डेट आए। तो अभी तो इस साल तो इस टाइम BSc का बैच चालू नहीं है, और बाकी आप कभी बच्चे इच्छुक हों तो BSc भी पढ़ सकते हैं। तो क्लास में आके बैठें, खूब विस्तृत पढ़ें। फिजिक्स की विस्तृत दुनिया BSc MSc है, तो वहाँ आप विस्तृत पढ़ सकते हो। अब देखो हम केवल बात करेंगे किसकी, यहाँ 12th क्लास है तो ड्यूट्रॉन की बात करेंगे, उसमें ड्यूट्रॉन ही दिया हुआ है। तो ड्यूट्रॉन की, तो ड्यूट्रॉन से संबंध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य हम ज्ञात कर लेते हैं। लैम्डा किसकी बात कर रहे हैं हम, ड्यूट्रॉन की। ड्यूटेरॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। अब देखो इसको कैसे व्यक्त करेंगे, लैम्डा ड्यूटेरॉन तो डी लिख लेता हूं मैं। लैम्डा डी इक्वल कितना हो जाएगा, एच का मान कितना है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन अंडर रूट में 2 इंटू आवेश कितना होता है ड्यूटेरियम पर, अरे 1H2, इसमें प्रोटोनों की संख्या 1 है। अरे द्रव्यमान में ही तो अंतर है, द्रव्यमान किससे बढ़ गया है, इसमें 1 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, 2 न्यूट्रॉन हो गए। अब देखो यहाँ 1 न्यूट्रॉन के कारण द्रव्यमान बढ़ा है, तो हमारे पास प्रोटॉन कितना है, 1 है। जब प्रोटॉन 1 है तो उस पर 1 प्रोटॉन के बराबर आवेश होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ आवेश कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19, क्योंकि इसी ये क्या है, ड्यूट्रॉन क्या है 1H2, तो यहाँ इसका परमाणु क्रमांक तो 1 ही है। परमाणु क्रमांक 1 का मतलब उसमें 1 प्रोटॉन उपस्थित है, और जब प्रोटॉन 1 उपस्थित है, क्योंकि परमाणु क्रमांक का निर्धारण प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर होता है। अब यहाँ प्रोटॉन 1 है तो उस पर आवेश भी कितना होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19, वी तो वही रहेगा, इंटू द्रव्यमान कितना है इसका, द्रव्यमान देखो कितना है, एक जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है उसका दुगना है, तो कितना कर दो 2 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर 1H2, तो 1.67 इंटू 10 की पावर -27। अरे ये तो क्या हो गया, एक प्रोटॉन पर उपस्थित या एक प्रोटॉन का द्रव्यमान। जब ये एक प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया तो यहाँ कितने प्रोटॉन, सॉरी यहाँ द्रव्यमान कितना है उसका दुगना है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, इसका दुगना कर देंगे। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करके क्या आएगा, लैम्डा डी इक्वल, सॉल्व करके क्या आएगा बताओ जल्दी फटाफट, 0.202 अपॉन अंडर वी। ये आपको डायरेक्ट याद करनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा कि इतने वोल्टता से ड्यूटेरियम को त्वरित किया जाता है, तब उसे संबंधित दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, वोल्टता का मान रखना है, सीधे फटक से आपका आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, अगर आप ऐसे भी ना करें तो आप डेरिवेशन कर लेना, आपको आदत तो नहीं, जोड़ घटाव गुणा भाग अभी सीखने हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे 6वीं 7वीं क्लास में फेल हो गए हों, जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आते हों, तो वो यहाँ सीख सकते हैं कि नहीं, बहुत ही अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, बहुत ही अच्छे शानदार जोड़ घटाव गुणा भाग हैं। तो ठीक है, आप इसको डायरेक्ट याद कर लें, वो सही है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक काफ़ी है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे उसको हम कल पढ़ लेंगे, और सभी बच्चे यहाँ से ऑनलाइन क्लास लेने की कोशिश करें, और जितने बच्चे ऑनलाइन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे मेरी जो लिंक में आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले सेंड करता हूँ उसको अपने दोस्तों को भेजें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आएँ। और जब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन आएंगे तो मेरा भी उत्साहवर्धन होगा, जिससे मैं भी थोड़ी सी एनर्जी आएगी, वो एनर्जी आएगी तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से मैं आपके लिए बोर्ड पर कार्य करूँगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, अरे यहाँ भी तो कार्य ऊर्जा प्रमेय लागू होगी। यदि वो कार्य का कब मतलब हमारे अंदर ऊर्जा कब आएगी, जब आप प्रोत्साहन दोगे। प्रोत्साहन कब मिलेगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन लाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं किसी चार्ज तो ले नहीं रहा हूँ, हाँ ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा आते यदि मैं चार्ज देता तो इफेक्ट बात है। यदि आपको किसी को कोई फ्री में देगा तो बच्चों को वो हजम नहीं होता। लेकिन चलो ठीक है, जो भी बच्चे मेरे जो परमानेंट बच्चे हैं वो उससे जुड़े हुए हैं और वो पढ़ भी रहे हैं, लेकिन कोशिश करें और भी बच्चे जुड़ जाएँ। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। गुड बाय।